नमस्कार। YouTube के सुनांचली कार्नर चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास राग दरबारी, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब तक आप उपन्यास राग दरबारी के भाग 8 तक का वाचन वाचन के पिछले क्रम पर इसी चैनल पर सुन चुके हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 9 का वाचन। कोऑपरेटिव यूनियन का गबन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था। सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने वाले गबनों की अपेक्षा इसका यही सौंदर्य था कि यह शुद्ध गबन था। इसमें ज्यादा घुमाव फिराव न था, न इसमें जाली दस्तकों की जरूरत पड़ी थी, न फर्जी हिसाब बनाया गया था, न नकली बिल पर रुपया निकाला गया था। ऐसा गबन करने और ऐसे गबन को समझने के लिए किसी टेक्निकल योग्यता की नहीं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत थी। कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था जिसमें गेहूं भरा हुआ था। एक दिन यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप 2 ट्रक साथ में लेकर बीज गोदाम पर आया। ट्रकों पर गेहूं के बोरे लाद दिए गए और दूर से देखने वाले लोगों ने समझा कि यह तो कोऑपरेटिव में रोज होता ही रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीज गोदाम में पहुंचाने के लिए रामस्वरूप खुद एक ड्राइवर की बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़े। सड़क से एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने से 5 मील आगे दूसरा बीज गोदाम मिल जाता, पर ट्रक उस जगह नहीं मुड़े, वे सीधे चले गए। यहीं से गबन शुरू हो गया। ट्रक सीधे शहर की गल्ला मंडी में पहुंच गए। वहां गेहूं के बोरे उतारकर दोनों ट्रक गबन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन आसपास के क्षेत्र में पूर्ववत कोयला और लकड़ी ढोने लगे। रामस्वरूप का उसके बाद काफी दिनों तक पता नहीं चला और लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपए जेब में भरकर वह बंबई की ओर भाग गया है। यह पूरी घटना स्थानीय थाने में गबन की एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई और बकौल वैद्य जी के कांटा सा निकल गया। पर यूनियन के एक डायरेक्टर ने कल शहर जाकर एक ऐसा दृश्य देखा जिससे पता चला कि रामस्वरूप ने वे रुपए खर्च करने के लिए बंबई को नहीं, अपने इलाके के शहर को ही प्राथमिकता दी है। डायरेक्टर साहब यूं ही सिर्फ शहर देखने के मतलब से शहर देखने गए थे। इन अवसरों पर और कार्यक्रम के साथ उनका कम से कम एक अस्थायी कार्यक्रम होता था। किसी पार्क में पहुंचना, किसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठना, लैया चना चबाना, रंगीन फूलों और लड़कियों को ध्यानपूर्वक देखना और किसी कम उम्र छोकरे से सिर पर तेल मालिश कराना। जब वे इस कार्यक्रम की आखिरी मद पर पहुंचे तो एक घटना हुई। वे उस समय पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे थे। उनकी आंखें मूदी हुई थी और उनके सिर पर छोकरे की पतली और मुलायम उंगलियां तीड़ 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 की आवाज निकाल रही थीं। लड़का उल्लास के साथ उनके बालों पर तबले के कुछ टेढ़े मेढ़े बोल निकाल रहा था और वे आंखें मूंदे अफसोस के साथ सोच रहे थे कि शायद वह तेल मालिश का कार्यक्रम जल्द ही खत्म कर देगा। एक बार उन्होंने आंखें खोलकर पीछे की ओर गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर तेल मालिश का असर उनमें इतनी अफसरी आ गई थी कि वह घूमी ही नहीं। अतः उन्होंने लड़के का मुंह तो नहीं देखा, जो कुछ सामने था उसे ही देखकर संतोष करना चाहा। उन्होंने देखा सामने एक पेड़ था और उसके नीचे बेंच पर रामस्वरूप सुपरवाइजर बैठा था। वह भी एक लड़के के सिर पर तेल मालिश करा रहा था और तीड़ 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 की सुखपूर्ण अनुभूति में खोया हुआ था। दोनों पक्ष उस समय परमहंसों के भाव से अपने अपने जगत में तल्लीन थे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए यह आदर्श स्थिति थी। अतः उन्होंने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लगभग 15 मिनट में वे अपनी अपनी बेंच पर अच्छे पड़ोसियों की तरह बैठे हुए एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते रहे। फिर देह तोड़कर दोनों पक्ष उठ खड़े हुए और अपने अपने मालिशकर्ता को यथोचित पारिश्रमिक देकर
उन्हें दोबारा वहीं मिलने के लिए प्रोत्साहित करके पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार वे अपने अपने रास्ते लग गए। शिवपालगंज की ओर लौटते समय डायरेक्टर को जान पड़ने लगा कि मालिश के सुख के पीछे उन्होंने कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वे रामस्वरूप को पकड़वा दे तो गबन का मुकदमा चल निकलेगा, शायद उनका नाम अखबार में भी छपेगा। यह सब सोचकर वे दुखी हुए। उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी। अतः वापस आते ही आत्मा के संतोष के लिए वे वैद्य जी से मिले और हिंगवाष्टक चूर्ण की एक पुड़िया फांक कर उनसे बोले, मुझे आज पार्क में ऐसा आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। वैद्य जी ने कहा, होगा, कुछ आदमियों की आकृतियां एक सी होती हैं। डायरेक्टर को लगा कि इतने से उनकी आत्मा उनका पीछा न छोड़ेगी। थोड़ी देर इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, मैंने तभी सोचा था कि हो न हो यह रामस्वरूप ही है। वैद्य जी ने डायरेक्टर पर अपनी आंखें गड़ा दी। उन्होंने फिर कहा, रामस्वरूप ही था। मैंने सोचा कि यह साला यहां क्या कर रहा है। मालिश करा रहा था। तुम वहां क्या कर रहे थे? डायरेक्टर ने अनमने ढंग से कहा, मैं थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वैद्य जी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी। डायरेक्टर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सोच समझकर बोले, मैंने सोचा कहीं रामस्वरूप यह जान न जाए कि उसे देख लिया गया है, इसीलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। गबन का अभियुक्त बंबई में नहीं बल्कि 15 मील की दूरी पर ही है और तेल मालिश कराने के लिए उसका सिर अब भी कंधों पर सही सलामत रखा है। इसकी सूचना ने वैद्य जी को उलझन में डाल दिया। डायरेक्टरों की बैठक बुलाना जरूरी हो गया। पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुनी थी। उसे भांग पीकर भी सुना जा सके, इसलिए बैठक का समय सायंकाल के लिए रखा गया। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था और दोनों से अलग अलग प्रभावित था। हनुमान जी सिर्फ लंगोटा लगाते हैं, इस हिसाब से शनिचर भी सिर्फ अंडरवियर से काम चलाता था। जिस्म पर बनियान वह तभी पहनता था जब उसे सज धज कर कहीं के लिए निकलना होता। यह तो हुआ हनुमान जी का प्रभाव। वैद्य जी के प्रभाव से वह किसी भी राह चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था, पर वैद्य जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वो अपनी दुम हिलाने लगता था। यह दूसरी बात है कि वैद्य जी के घर पर कुत्ता नहीं था और शनिचर के दुम भी नहीं थी। उसे शहर की हर चीज में और इसलिए रंगनाथ में काफी दिलचस्पी थी। जब रंगनाथ दरवाजे पर होता, शनिचर भी उसके आसपास देखा जा सकता था। आज भी यही हुआ। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक में गए थे। दरवाजे पर सिर्फ रंगनाथ और शनिचर थे। सूरज डूबने लगा था और जाड़े की शाम के साथ हर घर से उठने वाला कसैला धुआं मकानों के ऊपर लटक गया था। कोई रास्ते पर खटखट करता हुआ निकला। किसी भी शारीरिक विकार के लिए हम भारतीयों के मन में जो सात्विक घृणा होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए शनिचर ने कहा, लंगड़वा जा रहा है साला। कहकर वह उछलता हुआ बाहर चबूतरे पर आ गया और वहां मेढक की तरफ बैठ गया। रंगनाथ ने पुकार कर कहा, लंगड़ हो क्या? वह कुछ आगे निकल गया था। आवाज सुनकर वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, हाँ बापू, लंगड़ ही हूं। मिल गई नकल? रंगनाथ के इस सवाल का जवाब शनिचर ने दे दिया। नकल नहीं, इसे मिलेगा सिकहर। उसी में एक टांग लटकाकर झूला करेंगे। मित्रों, सिकहर रस्सी का बुना हुआ एक झोला होता है। अवध के देहातों में इसे छत से लटका देते हैं। प्राय उस पर दूध, दही आदि की हाड़ियां रखी जाती हैं। लंगड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं से उसने पुकार कर कहा, नकल तो नहीं मिली बापू। आज नोटिस बोर्ड पर ऐतराज छपा है। फिर से फीस कम पड़ गई क्या?
फीस नहीं बापू। वह अपनी बात को सुनाने के लिए चिल्ला रहा था। इस बार मुकदमे के पते में कुछ गलती है। प्रार्थी के दस्तखत गलत खाने में है। तारीख के ऊपर 2 अंक एक में मिल गए हैं। एक जगह कुछ कटा है, उस पर दस्तखत नहीं है। बहुत गलती निकाली गई है। रंगनाथ ने कहा। वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं। कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। जैसे गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में समझा रहे हों कि हमें अंग्रेजों से घृणा न करनी चाहिए। उसी वजह पर लंगड़ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बापू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते हैं। सारी गड़बड़ी अर्जी नवीस की है। विद्या का लोप हो रहा है। नए नए अर्जी नवीस गलत फलत लिख देते हैं। रंगनाथ ने मन में इतना तो मंजूर कर लिया कि विद्या का लोप हो रहा है, पर लंगड़ के बताए हुए कारण से वह सहमत नहीं हो सका। वह कुछ कहने जा रहा था, तब तक लंगड़ ने जोर से कहा, कोई बात नहीं बापू, कल दरख्वास्त ठीक हो जाएगी। वह खटखट करता चला गया। सनीचर ने कहा, जाने किस किस देश के बांगड़ू शिवपालगंज में इकट्ठा हो रहे हैं। रंगनाथ ने उसे समझाया, सब जगह ऐसा ही है, दिल्ली का भी यही हाल है। वह सनीचर को दिल्ली के किस्से सुनाने लगा। जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की से झांक कर संसार का हालचाल देती है, वैसे ही सनीचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकती हुई दिल्ली के हालचाल देने लगी। दोनों कुछ देर उसी में अटके रहे। अंधेरा हो चला था, पर अभी हालत ऐसी नहीं थी कि आग के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर में तमीज न की जा सके। वैद्य जी की बैठक में एक लालटेन लटका दी गई। सामने रास्ते में 3 नौजवान जोर जोर से ठहाके लगाते हुए निकले। उनकी बातचीत किसी एक ऐसी घटना के बारे में होती रही जिसमें दोपहर, फंटूस, चकाचक, ताश और पैसे का जिक्र उसी बहुतायत से हुआ जो प्लानिंग कमीशन के अहलकारों में इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन, डबल टेटिंग, डॉटेलिंग या साहित्यकारों में परिप्रेक्ष्य, आयाम, युगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। कुछ कहते कहते तीनों नौजवान बैठक से आगे जाकर खड़े हो गए। सनीचर ने कहा, बद्री भैया इन जानवरों को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं। समझ लो, बाघ के हाथ में बंदूक दे रहे हैं। वैसे ही सालों के मारे लोगों का रास्ता चलना मुश्किल है। दांव पेच सीख गए तो गांव छोड़ देना होगा। अचानक नौजवानों ने एक विशेष प्रकार का ठहाका लगाया। सब वर्गों की हंसी और ठहाके अलग अलग होते हैं। काफी हाउस में बैठे हुए साहित्यकारों का ठहाका कई जगहों से निकलता है। वह किसी के पेट की गहराई से निकलता है, किसी के गले, किसी के मुंह से, और उनमें से एकाध ऐसे भी रह जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ठहाका लगाया क्यों गया है। डिनर के बाद काफी पीते हुए छके हुए अफसरों का ठहाका दूसरी ही किस्म का होता है। वह ज्यादातर पेट की बड़ी ही अंदरूनी गहराई से निकलता है। उस ठहाके के घनत्व का उनकी साधारण हंसी के साथ वही अनुपात बैठता है जो उनकी आमदनी का उनकी तनख्वाह से होता है। राजनीतिज्ञों का ठहाका सिर्फ मुंह की खोखल से निकलता है और उसके 2 ही आयाम होते हैं। उसमें प्रायः गहराई नहीं होती। व्यापारियों का ठहाका होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो ऐसे सूक्ष्म और सांकेतिक रूप में कि पता लग जाता है। ये इनकम टैक्स के डर से अपने ठहाके का स्टॉक बाहर नहीं निकालना चाहते। इन नौजवानों ने जो ठहाका लगाया था वह सबसे अलग था। यह सोहदों का ठहाका था जो आदमी के गले से निकलता है, पर जान पड़ता है मुर्गों, गीदड़ों और घोड़े के गले से निकला है। ठहाका सुनते ही सनीचर ने अधिकार भरी आवाज में कहा, यहां खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो, जाओ रास्ता नापो। नौजवान अपनी हंसी के पॉकेट बुक संस्करण प्रकाशित करते हुए अपना रास्ता नापने लगे। तब तक अंधेरे से एक औरत छम छम करती हुई निकली और लालटेन की धीमी रोशनी में लपलपाती हुई परछाई छोड़ती
दूसरी ओर निकल गई। वह बड़बड़ाती जा रही थी, जिसका तात्पर्य था कि कल के छोकरे जो उसके सामने नंगे नंगे घुमा करते थे, आज उससे इश्कबाजी करने चले हैं। सारे मोहल्ले को यह समाचार देकर कि लड़के उसे छेड़ते हैं और वह अब भी छेड़ने लायक है, वह औरत वहीं अंधेरे में गायब हो गई। सनीचर ने रंगना से कहा, न जाने वह काना इस कुतिया को कहां से घसीट लाया है। जब निकलती है तो कोई न कोई इसे छेड़ ही देता है। काना से पंडित राधेलाल का अभिप्राय था। उनकी एक आंख दूसरी से छोटी थी और इसी से गजहे उनको काना कहने लगे थे। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा है कि लोग बाहर जाते हैं और जरा जरा सी बात पर शादी कर बैठते हैं। अर्जुन के साथ चित्रांगदा आदि को लेकर भी यही हुआ था। यही भारतवर्ष के प्रवर्तक भरत के पिता दुष्यंत के साथ हुआ था। यही त्रिनाड और टोबैको, वर्मा और वैकांक जाने वालों के साथ होता है। यही अमेरिका और यूरोप जाने वालों के साथ हो रहा है और यही पंडित राधेलाल के साथ हुआ। अर्थात अपने मोहल्ले में रहते हुए जो बिरादरी के 1 इंच भी बाहर जाकर शादी करने की कल्पना मात्र से बेहोश हो जाते हैं, वे भी अपने क्षेत्र से बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं। अपने मोहल्ले में देवदास पार्वती से शादी नहीं कर सका और एक समूची पीढ़ी को कई वर्षों तक रोने का मसाला दे गया था। उसे विलायत भेज दिया जाता तो वह निश्चय ही बिना हिचक किसी गोरी औरत से शादी कर लेता। बाहर निकलते ही हम लोग प्रायः पहला काम यह करते हैं कि किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि हम यहां क्या करने आए थे। तो पंडित राधेलाल ने भी सुना जाता है एक बार पूरब जाकर कुछ करना चाहा था, पर 1 महीने में ही वे इस कुतिया से शादी करके शिवपालगंज वापस लौट आए। किसी पूर्वी जिले की एक शक्कर मिल में एक बार पंडित राधेलाल को नौकरी मिलने की संभावना नजर आई। नौकरी चौकीदारी की थी। वे वहां जाकर एक दूसरे चौकीदार के साथ रुक गए। तब पंडित राधेलाल की शादी नहीं हुई थी और उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि औरत के हाथ का खाना नहीं मिलता। उनके साथी चौकीदार की बीबी ने कुछ दिनों के लिए इस समस्या को सुलझा दिया। वहां रहते हुए वह उसका बनाया हुआ खाना खाने लगे और जैसी कि एक जगत प्रसिद्ध कहावत है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी और हृदय की ओर बढ़ने लगी। उन्हें उसका बनाया हुआ खाना कुछ ऐसा पसंद आया और वह खुद अपनी बनाई हुई सुरंग में इस तरह फंस गई कि महीने भर के भीतर ही वे उसे अपना खाना बनाने के लिए शिवपालगंज ले आए। चलते चलते उसके घर से ही उन्होंने 1-2 साल के लिए खाने का इंतजाम भी साथ में ले लिया। इस घटना के बाद मिल के क्षेत्र के लोगों ने सोचा कि पंडित राधेलाल का साथी चौकीदार उल्लू है। शिवपालगंज में गजहों ने सोचा कि पंडित राधेलाल मर्द का बच्चा है। अब तक उस क्षेत्र में पंडित राधेलाल की प्रतिष्ठा कभी न उखड़ने वाले गवाह के रूप में थी। अब वे कभी न चूकने वाले मर्द के रूप में भी विख्यात हो गए। वैसे कभी न उखड़ने वाले गवाह की ख्याति ही पंडित राधेलाल की जीविका की साधन थी। वे निरक्षरता और साक्षरता की सीमा पर रहते थे और जरूरत पड़ने पर अदालतों में दस्तखत कर लेता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनमें से कोई भी बयान दे सकते थे। पर दीवानी और फौजदारी कानूनों का उन्हें इतना ज्ञान सहज रूप से मिल गया था कि वे किसी भी मुकदमे में गवाह की हैसियत से बयान दे सकते थे और जिरह में अब तक उन्हें कोई भी वकील उखाड़ नहीं पाया था। जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे का फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले के चश्मदीद गवाह बन सकते थे। संक्षेप में मुकदमेबाजी की जंजीर में वे भी जज, वकील, पेशकार आदि की तरह एक अनिवार्य कड़ी थे और जिस अंग्रेजी कानून की मोटर पर चढ़कर हम बड़े गौरव के साथ रूल ऑफ लॉ की घोषणा करते हुए निकलते हैं, उसके पहियों में
वे टायराइड की तरह बंधे हुए उसे मनमाने ढंग से मोड़ते चलते थे। एक बार इजलास में खड़े होकर जैसे ही वे शपथ लेते, गंगा कसम, भगवान कसम, सच सच कहेंगे, वैसे ही विरोधी पक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक समझ जाते थे कि अब यह सच नहीं बोल सकता। पर ऐसा समझना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि फैसला समझ से नहीं, कानून से होता है। और पंडित राधेलाल की बात समझने में चाहे जैसी लगे, कानून पर खरी उतरती थी। पंडित राधेलाल की जो भी प्रतिष्ठा रही हो, उनकी प्रेयसी की स्थिति बिल्कुल साफ थी। वह भाग कर आई थी, इसलिए कुतिया थी। लोग उससे मजाक कर सकते थे और हमेशा यह समझकर चल सकते थे कि उसे मजाक अच्छा लगता है। यह शिवपालगंज के नौजवानों का सौभाग्य था कि कुतिया ने भी उनको निराश नहीं किया। उसे सचमुच ही मजाक अच्छा लगता था और इसी से मजाक होने पर छूटते ही गाली देती थी, जो कि गजहों में आत्माभिव्यक्ति का एक बड़ा जनप्रिय तरीका माना जाता था। शनिचर रंगनाथ को पंडित राधेलाल का किस्सा बड़े ही नाटकीय ढंग से सुना रहा था। तभी उन तीनों नौजवानों में से एक बैठक के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह नंगे बदन था, उसके जिस्म पर अखाड़े की मिट्टी लगी हुई थी। लंगोटे की पट्टी कमर के पैरों तक हाथी की सूंड की तरह लटकी हुई थी। उन दिनों शिवपालगंज में लंगोटा पहनकर चलने वालों में यही फैशन लोकप्रिय हो रहा था। सनीचर ने पूछा, क्या मामला है छोटे पहलवान? पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दांत खुजलाते हुए कहा, बदरी भैया आज अखाड़े में नहीं आए, कहां लपक गए? लपक कहां जाएंगे, इधर उधर कहीं गए होंगे। कहां गए होंगे? यूनियन का सुपरवाइजर गेहूं लाद कर भाग गया है, उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है, बद्री भी गए होंगे। पहलवान ने लापरवाही से चबूतरे पर थूक दिया। कहा, बद्री भैया मीटिंग में बैठकर क्या अंडा देंगे? सुपरवाइजर को पकड़कर एक धोबी पाट मारते, उसी में साला टें हो जाता। मीटिंग सीटिंग में क्या होगा? रघुनाथ को बात पसंद आ गई। बोला, क्या तुम्हारे यहां मीटिंग में अंडा दिया जाता है? पहलवान ने इधर से किसी सवाल की आशा न की थी। उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल उखाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठकर राणों की तरह फाय फाय करते हैं, काम धाम के वक्त खूंटा पकड़कर बैठ जाते हैं। रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान न था। उसने मन में सोचा, लोग यूं ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए, तो व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद वे वहां की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह के शब्दकोश निकालने लगेंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर की निगाह से देखा। इत्मीनान से बात करने के मतलब से कहा, अंदर आ जाओ पहलवान, बाहर कौन गाज गिर रही है, हम यहीं चुर्रेंट है। इतना कहकर छोटे पहलवान ने बातचीत में कुछ आत्मीयता दिखाई। पूछा, तुम्हारे क्या हाल है रंगनाथ गुरु? रंगनाथ पहलवान अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। दोनों वक्त दूध बादाम पीने और कसरत करने की बात काफी हाउसों में भले ही लोगों की उत्सुकता न जगाए, पर छोटे पहलवान के लिए यह विषय पूरी रात पार करने को काफी था। रंगनाथ बोला, हम तो बिल्कुल फिट हैं पहलवान, पहले अपना हाल बताओ। इस सुपरवाइजर को गेहूं बेचने की क्या जरूरत पड़ी? पहलवान ने फिर नफरत के साथ चबूतरे पर थूका, लंगोट की पट्टी को आगे खींचकर कसा और इस प्रकार असफल चेष्टा से यह शुभेच्छा प्रकट की कि वह नंगा नहीं है। इसके बाद अपने को रंगनाथ की समकक्षता में लाकर बोला, अरे गुरु, कहा गया है ना, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। वही हाल था। लखनऊ में दिन रात फुटफेरी करता था, तो बिना मसाले के फुटफेरी कैसी? गेहूं तो बेचेगा ही। यह फुटफेरी क्या चीज है? पहलवान हंसा। फुटफेरी नहीं समझे? वह ससुरा बड़ा लासेबाज था, तो लासेबाजी कोई हंसी ठट्ठा है? बड़े बड़ों का गुदा निकल आता है। जमुनापुर की रियासत तक इसी में तीड़ी बीड़ी हो गई।
देसी विश्वविद्यालयों के लड़के अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं। अंग्रेजी बातचीत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस्कुराकर दिखाते रहते हैं कि वे सब समझ रहे हैं और फिल्म बड़ा मजेदार है। नासमझी के माहौल में रंगनाथ भी उसी तरह मुस्कुराता रहा। पहलवान कहता रहा, गुरु, इस रामस्वरूप सुपरवाइजर की नक्शेबाजी मैं पहले ही देख रहा था। बदरी पहलवान से मैंने तभी कह दिया था कि वास्ताद, यह लखनऊ लासेबाजी की फिराक में जाता है। तब तो बदरी वास्ताद भी कहते रहे कि टाए टाए न कर छोटू, साला आग खाएगा तो अंगार हगेगा। अब वो आग भी खा गया और गेहूं भी तिड़ी कर ले गया। पहले तो वैद्य महाराज भी छिपाए बैठे रहे, अब जब पानी का हगा उतरा आया है तो सब यूनियन के दफ्तर में बैठकर फुसर फुसर कर रहे हैं। सुना है प्रस्ताव पास करेंगे। प्रस्ताव न पास करेंगे, पास करेंगे घंटा। गल्ला गोदाम का सब गल्ला तो रामस्वरूप निकाल ले गया। अब जैसे प्रस्ताव पास करके ये उसका कुछ उखाड़ लेंगे। रंगनाथ ने कहा, बद्री से तुमने बेकार ही बात की। वैद्य जी से अपना सुबह बताते तो वह तभी सुपरवाइजर को यहां से हटवा देते। अरे गुरु, मुंह न खुलवाओ। वैद्य जी तुम्हारे मामा हैं पर हमारे कोई बाप नहीं लगते। सच्ची बात ठूस दूंगा तो कलेजे में कल्लाएगी। हां, सनीचर ने कहा, छोटू पहलवान, आज बहुत छानकर चले हो क्या? बड़ी रंगबाजी झाड़ रहे हो। छोटे पहलवान बोले, रंगबाजी की बात नहीं है बेटा, मेरा तो रोआ रोआ सुलग रहा है। जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। वैद्य महाराज के हाल हमसे न कहलाओ। उनका खाता खुल गया तो भंभक जैसा निकल आएगा, मुदना भी मुश्किल हो जाएगा। यही रामस्वरूप रोज वैद्य जी के मुंह में ही मुंह डालकर 3 तरह की बातें करता था, और जब 2 ठेला गेहूं लदवा कर रफू चक्कर हो गया तो 2 दिन से टिलटिला रहे हैं। हम भी यूनियन में हैं, कह रहे थे प्रस्ताव में चलकर हाथ उठा दो। हम बोले कि हमसे हाथ न उठवाओ महाराज, मैं हाथ उठाऊंगा तो लोग काखने लगेंगे। हाँ, यही रामस्वरूप रोज शहर में घसड़ फसड़ करता घूमता है। उसे पकड़वा कर एक लक्की इमारत में बंद कराते नहीं, कहते हैं कि प्रस्ताव कर लो। बद्री वस्ताद खुद बिलबिलाए हुए हैं, पर सगे बाप का मामला है। यह जांग खोलो तो लाज और वह खोलो तो लाज। तब तक बैठक के सामने लोगों के आने की आवाजें सुनाई दी। चबूतरे पर खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी टोपी और चादर में भव्य मूर्ति वैद्य महाराज प्रकट हुए। उनके पीछे कई और चेले चपाड़े। बद्री पहलवान सबसे पीछे थे। चेहरा बिना तोबड़े की सहायता के ही तोबड़े जैसा हो रहा था। उन्हें देखते ही छोटे ने कहा, वास्ताद, एक बड़ा फंटूस मामला है, बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूं। खड़े हो तो कौन पिघले जा रहे हो? क्या मामला है? कहकर बद्री पहलवान ने छोटे का स्वागत किया। गुरु शिष्य चबूतरे के दूसरे छोर पर बातचीत करने के लिए चले गए। वैद्य जी और 4-5 आदमी अंदर आ गए। एक ने इत्मीनान की बड़ी लंबी सांस खींची, जो खत्म होते होते एक सिसकी में बदल गई। दूसरा तख्त पर बैठ गया और उसने इतने जोर से जम्हाई ली कि पहले तो वह जम्हाई रही, पर आखिर में सीटी पर आकर खत्म हुई। वैद्य जी ने भी तकिए के सहारे बैठकर अपनी टोपी और कुर्ता इस अंदाज से तख्त के दूसरे छोर पर फेंका जैसे कोई बड़ा गवैया एक लंबी तान लगा चुकने के बाद सम पर आ गया हो। यह स्पष्ट हो गया कि सभी लोग कोई बड़ा काम करके थकान उतारने की स्थिति में आ गए हैं। सनीचर बोला, महाराज, बहुत थकान आ गई हो तो एक बार फिर छनवा दूं? वैद्य जी कुछ नहीं बोले। यूनियन के एक डायरेक्टर ने कहा, दोबारा तो वही यूनियन में छन चुकी है, बढ़िया माल, दूधिया, अब घर चलने का नंबर है। वैद्य जी कुछ देर पूर्वज चुप बैठे हुए दूसरों की बातें सुनते रहे। यह आदत उन्होंने तभी से डाल ली थी जब से उन्हें विश्वास हो गया था कि जो खुद कम खाता है दूसरों को ज्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों को ज्यादा बोलने देता है, वहीं खुद कम बेवकूफ बनता है दूसरे को ज्यादा बेवकूफ बनाता है। फिर वे अचानक बोले, रंगनाथ, तुम्हारी क्या राय है?
जिस तरह बिना बात बताए हुए वैद्य जी ने राय मांगी थी, उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनाथ ने कहा, जी जो होता है अच्छा ही होता है। वैद्य जी मूछों ही मूछों में मुस्कुराए, बोले, तुमने बहुत उचित कहा। बद्री प्रस्ताव के विरुद्ध था, पर बाद में वह भी चुप हो गया। प्रस्ताव एकमत से हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। रंगनाथ को बाद में ध्यान आया कि वह अपनी राय यूं ही लुटा चुका है। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या प्रस्ताव किया आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि सुपरवाइजर ने जो हमारी 8,000 रुपए की हानि की है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। रंगनाथ इस तर्क से लड़खड़ा गया, बोला, सरकार से क्या मतलब? गबन आपकी यूनियन के सुपरवाइजर ने किया और उसका हर्जाना सरकार दे, तो कौन देगा? सुपरवाइजर तो अलिखित हो चुका है। हमने पुलिस में सूचना दे दी है। आगे सरकार का दायित्व है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। होता तो सुपरवाइजर को पकड़कर उसे गेहूं का मूल्य वसूल लेते। अब जो करना है सरकार करे, या तो सरकार सुपरवाइजर बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे या कुछ और करे। जो भी हो, यदि सरकार चाहती है कि हमारी यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो उसे ही यह हर्जाना भरना पड़ेगा, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगी। हमने अपना काम कर दिया। आगे का काम सरकार का है। उसकी अकर्मण्यता भी हम जानते हैं। वैद्य जी इतनी तर्कसंगत बातें कर रहे थे कि रंगनाथ का दिमाग चकरा गया। वे शासन की अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्द बार बार अपनी बात में ला रहे थे। रंगनाथ को यकीन हो गया कि नए जमाने में लोग जैसी भाषा समझते हैं, उसके मामा पुरानी पीढ़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं। बद्री पहलवान छोटे से बातचीत करके वापस आ गए। बोले, रामाधीन के यहाँ डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबरें आई हैं। वे अपने बाप के सामने प्राय अदब से बोलते थे। यह बात भी उन्होंने इस तरह से कही जैसे छोटे और उनके बीच की बात का यही निष्कर्ष था और उसे बताना उनका कर्तव्य था। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती सर्वत्र यही सुन पड़ता है। देश रसातल को जा रहा है। बद्री पहलवान ने इसे अनसुना करके, जैसे कोई हेल्थ इंस्पेक्टर हैजे के बचाव के उपाय बता रहा हो, जनसाधारण से कहा, पूरे गांव में चोरी की चर्चा है। जागते हुए सोना चाहिए। सनीचर ने उछलकर अपना आसन बदला और पूछा, जागते हुए कैसे सोया जाता है पहलवान? बद्री ने सीधी आवाज में कहा, टिपिर टिपिर मत करो, मुझे आज मजाक अच्छा नहीं लग रहा है। चबूतरे पर जाकर अंधेरे में छोटे पहलवान के पास वो खड़े हो गए। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 9 का वाचन YouTube चैनल के सुनांजलि कार्नर पर। उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं, तो जुड़े रहिए सुनांजलि कार्नर से। धन्यवाद। नमस्कार।